फंक्शंस के फॉर्म में होंगे, राइट? क्या मैं तुमको दिखा सकती हूँ कि ये कंपाइलर है? नहीं। क्या मैं दिखा सकती हूँ कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स के फॉर्म में है और उनको इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि यूजर की नीड, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो ओएस है वो भी एक तरीके का जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या करता है ओएस? कुछ थोड़ा सा बता पाओगे मुझे? यदि मैं तुमसे बोलूं कि ओएस को डिफाइन करके दो, तो क्या डिफाइन करोगे तुम ओएस को? हाँ, क्या डिफाइन करके दो? यस, हाँ, ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, it is the interface between the user and the machine, user and the hardware, user and the kernel, whatever. और वो इंटरफेस की तरह क्यों काम कर रहा है? बिकॉज ऑफ उसको सारी चीजें मैनेज करनी है, कंट्रोल करनी है, मेंटेन करनी है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि अगर आपको ओएस को डिफाइन करना है तो सबसे पहली लाइन, ओएस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहला फंडा, हम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं और अगर कोई हमसे पूछे कि बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो हंसोगे, बहुत से बच्चे बोल देते हैं एक तरीके का कंपोनेंट है, डिवाइस है, हार्डवेयर है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। यानी ओएस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स के फॉर्म पे अवेलेबल है हमारे सिस्टम। ठीक है, तो ओएस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस between the user and the machine, between the user and the hardware, between the user and the kernel. Kernel, that means the core component of system, जहाँ पर सारे डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं, है ना? किसी कार को या किसी भी व्हीकल को चलाना है तो ऐसा थोड़ी है तुमने व्हीकल लाके खड़ी कर दी और वो चलना चालू हो जाएगी, या बस व्हीकल पे जाके बैठ जाओ तो वो चलना हो जाए। नहीं, उस व्हीकल को ड्राइव करने के लिए मुझे ड्राइवर चाहिए। उसी तरीके से सिस्टम में जितनी भी डिवाइसेस हैं, जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो, उनको रन करने के लिए ड्राइवर्स चाहिए हैं और वो ड्राइवर सारे के सारे इस कर्नल में, इस मशीन में या हार्डवेयर में इंस्टॉल। ठीक है, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा समझना। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं यूजर हूँ, ठीक है, और आज मुझे तुम्हें पढ़ाने के लिए ओएस पे पीपीटी बनानी है। ठीक है, मुझे क्या बनाना है? मैं यूजर हूँ और मैंने बोला कि चलो यार मुझे इनको ओएस पढ़ाना है तो मैं एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लूँ, तो मैं पीपीटी बनाती हूँ। और जब मुझे पीपीटी बनानी है तो मैं किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करूंगी पीपीटी बनाने के लिए? ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? किसी पर्टिकुलर टास्क को यूज करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करें। मुझे बनाना है पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन, तो मैं मीडिया प्लेयर का तो यूज करूंगी नहीं ना, मैं एक्सेल का यूज करूंगी। नेचुरली उसके लिए एक स्पेसिफिक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर मेरे पास क्या है? पावर पॉइंट। मुझे बताओ ये पावर पॉइंट कहां पर सेव या इंस्टॉल होता है? कहां पर इंस्टॉल होता है? पावर पॉइंट कहां मिलता है मुझे? सिस्टम में कहां होता है पावर पॉइंट? या ऐसे ऐसे मुद्दे डाल तो थोड़ी समझाऊंगी। हाँ, पावर पॉइंट कहां इंस्टॉल होता है? बोल दे, वो बोल रहा है, बोल तो दे यार। मैं तो देख और ऊपर थोड़ी दे दूंगी। हाँ हाँ, और फिर मनी बन बोल रहा है। सेकेंडरी स्टोरेज। अच्छा, कहाँ पर? सेकेंडरी में कहाँ पर? हाँ, डाउनलोड्स में। सेकेंडरी स्टोरेज में कहाँ पर इंस्टॉल होगा? वो बोल रहा है डाउनलोड में। कहाँ होता है? तो कहाँ कहाँ कहाँ? कौन सी ड्राइव बोली? तो सी ड्राइव क्यों नहीं बोल रहा है? कहते वो डाउनलोड होता है क्या? आपके पास जितने भी ऐप
टाइप्स है, ध्यान देंगे। अच्छा चलो दूसरी चीज पहले पूछती हूँ, सिस्टम की ड्राइव कौन सी होती है, पता है? सिस्टम की ड्राइव तो मैं तुम्हारे सामने एक लैपटॉप या डेस्कटॉप रख दूँ और मैं बोलूँ चलो यार इसको ओपन करो और मुझे बताओ इसमें सिस्टम की ड्राइव कौन सी है, कैसे बताओगे? हाँ, कौन सी ड्राइव होती है? सी। क्यों? सी क्यों? सी क्यों? हाँ, यस, वो तो जैसे फ्लॉपी में इंसर्ट करते तो ए ड्राइव आता था, ठीक है। मेरा तो प्रश्न ही ये नहीं है, ड्राइव तो यार अपने में डिपेंड करता है, अपने को हार्ड डिस्क के जितने पार्टीशन करने उतनी ड्राइव बन जाएगी, सी बन जाएगी, डी बन जाएगी, ई बन जाएगी, एफ बन जाएगी, जी, जितने मुझे पार्टीशन चाहिए। मैं मेरे लैपटॉप की बात करूँ तो मैंने दो ही पार्टीशन रखे, एक सी रखा और डी रखा है, मैंने बिल्कुल उसके हार्ड डिस्क और पार्टीशन नहीं करवाए। इट्स डिपेंड ऑन अस कि मुझे कितने पार्टीशन चाहिए। मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है, मैंने लैपटॉप या सिस्टम सामने रखा है और अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें सिस्टम की ड्राइव कौन सी है तो तुम कौन सी ड्राइव बताओगे और क्यों? हाँ, कौन सी ड्राइव में? और कुछ आंसर? इम्पोर्टेंट फाइल से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी इम्पोर्टेंट फाइल, तुम्हारी पर्सनल फाइल, फिर कौन सी? कौन सी? सिस्टम की ड्राइव हमेशा वो ड्राइव होती है जिस ड्राइव में ओएस इंस्टॉल होता है। जब तूने आंसर पहले दिया तो तुमने उसको रिपीट नहीं किया, ठीक है। मोस्टली केसेस में अप्रॉक्स 98% सी ड्राइव को ही सिस्टम की ड्राइव बनाया जाता है। उसका रीजन सिर्फ ये है, हमेशा ध्यान रखो बेटे, जिस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है वो सिस्टम की ड्राइव, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सी ड्राइव होती है। दूसरी बात, आप कुछ भी काम करिए और आप सेव करने की कोशिश करिए उसे सी ड्राइव में, आप मुझे बताइए क्या वो सेव होता है? कभी कुछ कोशिश की है तुमने? नहीं की हो तो जरूर करके देखना। कुछ भी, कोई प्रोग्राम बनाना है, कुछ मत करना, एक वर्ड की विंडो ओपन करना और उसको क्लोज करना तो वो तुमसे सेव पूछेगा और उसको तुम सी ड्राइव में जाके सेव करने की कोशिश करना, वो तुमको मना कर देगा कि यहाँ पर आपको अथॉरिटी नहीं है बिकॉज ये ओएस की ड्राइव है। पहली बात। अब तुम जितने भी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो, जब उसका पाथ आता है इंस्टॉलेशन का, वो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव देता है। क्यों? क्योंकि उस ड्राइव में इंस्टॉल रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अपनी जितनी भी प्रोग्राम फाइल्स है, प्रोग्राम फाइल्स यानी कि जितना भी हमारे सिस्टम पे फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी की सारी फाइल्स कहाँ पर सेव होती जाती है? सी ड्राइव में, या उस ड्राइव में जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। क्योंकि उन सारी चीजों को रन करना, एग्जीक्यूट करना, मैनेज करना, मेंटेन करना, ये काम कौन करने वाला है? ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करने वाला है, ठीक है। इसलिए ही जिस ड्राइव में आपके पास ओएस इंस्टॉल होता है, आपके पास सारे के सारे सॉफ्टवेयर, सारी चीजें उसी ड्राइव में इंस्टॉल होंगी, ठीक है। अब यह अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड द हार्डवेयर, दैट इज कॉल्ड द कर्नल, दैट इज कॉल्ड द मशीन, वो वहां पर जाकर इंस्टॉल, ठीक है। अब तुमने ये डिफाइन किया है कि इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस। मैं यूजर, मुझे पावर पॉइंट यूज करना है और पावर पॉइंट रखा हुआ है मशीन पे, कहां पर? हार्डवेयर, कहां पर? सी ड्राइव, ठीक है। मैं कभी उस सी ड्राइव से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रही, तुम करते हो क्या? नहीं, अपन तो सीधे दिखता है पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट 2007, 2013, 2010 XP जो वर्जन है, अपन ने डबल क्लिक करके उसको ओपन किया और अपना काम करना चालू कर दिया, ठीक है। अब ये जो OS होता है ना, कुछ एक नई चीज बताने जा रही हूँ, उसको थोड़ा सा समझेंगे। ये OS क्या करता है? हम यूजर हैं, मुझे PPT बनानी है, पावर पॉइंट डेस्कटॉप पे गए, डबल क्लिक करके मैंने एक फाइल ओपन की। क्या टास्क परफॉर्म किया? फाइल को ओपन करना। ओएस मेरे इस इंस्ट्रक्शन को समझता है और सिस्टम कॉल जनरेट करता है ओपन, और वो पहुंचाता है यहाँ कर्नल पर।
या हार्डवेयर, और वो बताता है यूजर को फाइल ओपन करनी है, यूजर को फाइल क्लोज करनी है, यूजर ने एक फाइल ओपन की है, उस पर टाइपिंग का काम स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड द राइटिंग। यूजर सेव कर रहा है, यूजर सेव एज कर रहा है, यूजर डिलीट का काम कर रहा है, यूजर ने किसी चीज को कॉपी करके किसी दूसरी जगह पेस्ट किया है। बच्चे हम कुछ भी मैं कुछ नहीं करती, मैंने वर्ड की विंडो ओपन कर दी और मैं बैठी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, उस पर भी एक सिस्टम कॉल जनरेट होगा और उसका नाम होगा रीड। यूजर कुछ नहीं कर रहा है, रीड कर रहा है, अब कुछ भी रीड कर रहा हूँ, खाली स्क्रीन को रीड कर रहा हूँ। आप सिस्टम पे जो भी काम करते हैं, ओएस हमारे इंस्ट्रक्शन को समझता है और उसके अगेंस्ट एक सिस्टम कॉल, जो सिस्टम को कॉल करे, ऐसा सिस्टम कॉल जनरेट करता है और कहां तक पहुंचाता है, कर्नल तक, और उसको बताता है भाई यूजर ने ये काम किया है, उसके अगेंस्ट आउटपुट जनरेट करना चाहता है। बात आ रही है समझ में? अब ये क्या सिस्टम कॉल है, ये बहुत सारे होते हैं, हम जब फर्स्ट यूनिट की एंडिंग पे आएंगे तब सिस्टम कॉल है तुमको, तब मैं वो पोर्शन और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, अभी तो पहले ओएस पे कंसंट्रेट करें। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि ये इंटरफेस है, तो ये कैसे, क्योंकि ओएस हमारा कुछ नहीं समझता लैंग्वेज, हम तो जो काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट वो एक कॉल जनरेट करता है और वो कॉल पहुंचाता है कर्नल तक, ठीक है। अब सिस्टम कॉल क्या होता है, क्या मैडम ये हार्डवेयर होता है? बिल्कुल भी नहीं, ये होते हैं सी लैंग्वेज में लिखे हुए रूटीन। मैं ये बता दूं, तुम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लो, कितने भी एडवांस वर्जन का यूज कर लो, तुम्हें जो मैंने बताया तुम बिल्कुल उसको गूगल कर सकते हो, तुम्हें सिस्टम कॉल हर जगह सी लैंग्वेज में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। और ये आज तक जितने भी ओएस अपडेट हो गए हैं, बट ये सिस्टम कॉल सी लैंग्वेज में ही लिखे हुए हैं, बिकॉज सी लैंग्वेज में उनको लिखना इजी है, स्पेस को कम ले रहे हैं और ये फटाफट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, इसलिए ही इनको सी लैंग्वेजेस में लिखा गया है, ठीक है। ये आप और मैं नहीं लिखते, जब सिस्टम कॉन्फ़िगर होता है, जब ओएस कॉन्फ़िगर होता है, तो ओएस के साथ ये सिस्टम कॉल लिखे जाते हैं। एक बात और बता दूं, बहुत से लोग अपने प्रोजेक्ट में ओएस भी बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, बनाए हैं। आपके सुपर सीनियर जो यहाँ से बहुत पहले पास आउट हो चुके हैं, 2 से 3 बैचेस में ओएस बने थे। जब वो ओएस बने तो उन्होंने सिर्फ 2 से 3 ही फीचर ला पाए। उसका कारण ये था कि उनको सबसे पहले ना ये सिस्टम कॉल बनाना पड़ा, तो उन्होंने 4 या 5 सिस्टम कॉल बनाए थे, मेरे ख्याल से फाइल को ओपन करने का, क्लोज करने का, सेव करने का, कुछ राइट करने का, ऐसे 3 से 4 उन्होंने सिस्टम कॉल बनाए एंड ओएस ने उन फंक्शन को परफॉर्म करके दिया, क्योंकि आप जितने सिस्टम कॉल ज़्यादा बनाएंगे उतना ओएस फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सिस्टम कॉल आप और हम बिल्कुल नहीं बनाते। जब ये ओएस पूरा कॉन्फ़िगर होता है, इसी लैंग्वेजेस में रूटीन इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं और वो जो है जैसा जैसा यूजर काम करता है उसके अगेंस्ट ये कॉल जनरेट होते हैं और ये कॉल करना तक पहुंचते हैं। तो इस सेंस में बोला जाता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे और मशीन के बीच में खड़ा है, हम कभी डायरेक्टली यहाँ इंटरैक्ट नहीं होते, हमें कोई मतलब नहीं, कभी कोई भी मतलब नहीं। हमें तो जो यूज करना है, मुझे पाइथन की प्रोग्रामिंग करनी है, मैंने पाइथन का एडिटर ओपन कर दिया, मुझे पावर पॉइंट में कुछ काम करना है, मैंने पावर पीपीटी बनानी है, मैंने पावर पॉइंट ओपन कर दिया, दैट्स इट। हम कभी इतने इंटरनली नहीं जाते कि वो कहाँ सेव है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कोई भी मतलब हमें नहीं होता, क्योंकि हमारा पूरा काम हमें ओएस करके देगा, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बाकी इसका डिटेलिंग हम और पढ़ेंगे, ये कैसे वर्क करेगा, यही तो ओएस है जिसको हमें आज से पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो साइड हेडिंग दीजिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और इसमें लिखिएगा इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर that act as an interface, that act as an interface between the user and machine. It is a program that controls execution of
execution of application programs or we can say that it is an executive manager. It is an executive manager that manages the functionality of all the hardware and software. इसको बना लेना डायग्राम को एक बार। इसको बनाइए। बनाया जी। साइड हेडिंग देंगे फंक्शंस एंड सर्विसेज ऑफ ओएस, इसको वेरी आईपी लगा के रखो। फंक्शंस एंड सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जी, पॉइंट्स में लिखते चलेंगे। फर्स्ट, यूजर इंटरफेस। Second, program creation. Next, program debugging. Next, process management. Next, memory management. Next, file management. Next, input output device management. Next, resource management. Next, command interpretation. Next, security. कितने हो गए? 10 हो गए। ऐसे और बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास। ये 10 मैंने वो उठाए हैं जिनको अभी हमें पूरी 5 यूनिट में पढ़ना है। अब मैंने स्पेसिफिकली ओएस के ना ये 4 फंक्शन लिखे हुए हैं। मैंने लिखवाए ना कि तुमको ये वही है। उनमें से मैंने सिर्फ 4 पिकअप किए हैं। कौन-कौन से? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। ये क्यों लिखा है मैंने? इट इज योर यूनिट नंबर 2, इट इज 3, इट इज 4 एंड इट इज 5। ठीक? हम ऐसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे। आप अगर अपना सिलेबस देखोगे तो ये जो फाइल मैनेजमेंट है वो शायद सेकंड नंबर वाली यूनिट है। इसको मैं लेकिन सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि हमें किस सीक्वेंस में आगे जाना है। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे ना ओएस के फंक्शंस बताओ, मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि तुम पूरी लिस्ट तैयार करके दे दो। तुम अगर ये सिर्फ 4 फंक्शन बताओगे ना सामने वाले को, तुम्हारा आंसर 100% कंप्लीट। सिर्फ 4, प्रोसेस,
मेमोरी को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना और इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना। क्योंकि जब प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम जब इन चारों को मैनेज कर रहा होता है ना, तो पूरा सिस्टम ही मैनेज कर रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो यही जो एक एक फंक्शन है, यही हमारी एक एक यूनिट है और ये चारों यूनिट में न्यूमेरिकल है। ध्यान रखेंगे, प्रोसेस को मैनेज करना है, ये कैलकुलेशन है। मेमोरी को मैनेज करना है, ये कैलकुलेशन है। फाइल को मैनेज करना है, ये भी एक कैलकुलेशन है। आप लोग आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, COAC ये क्या बोलते हैं, उसमें भी आपके पास ये आएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। इनफैक्ट डिवाइस से रिलेटेड पोर्शन उसमें आर्किटेक्चर के सिलेबस में ज़्यादा है। हमारे पास हमें बहुत सारा नहीं पढ़ना है डिवाइस मैनेजमेंट से रिलेटेड, बट ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो दोनों जगह आपको वो टॉपिक मिलते हैं, तो आप एक बार पढ़ते हो तो वो दोनों जगह आपको प्रिपेयर करके देगा। ठीक है, लेकिन ये डिवाइस क्योंकि वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है और आर्किटेक्चर यानी डिवाइस का पूरा आर्किटेक्चर किस तरीके से है वो ये इसको बता दें। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये जो 10 मैंने फंक्शन बताए हैं, ये जब मैं आपको नोट्स दूंगी तो उसमें आपको वो डिटेलिंग में मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि मिड टर्म 1 होगा, जब कभी भी होगा तब आपको थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर वो क्वेश्चन आया तो आपको लिखते बनना चाहिए। बट जब हम फाइनल एग्जाम के समय मिलेंगे, ये मैं आपको बोल रही हूँ, आपको 10 फंक्शन के पॉइंट दिमाग में रखने हैं, आपको उसको याद करने की या रटने की कोई जरूरत नहीं। द रीजन इज दैट वही 10 फंक्शन तो पूरे ओएस के सिलेबस में तुम पढ़ने वाले हो, तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है, प्रोसेस को मैनेज करना मतलब क्या है, फाइल को मैनेज करना मतलब क्या है, रिसोर्स को मैनेज करना है, क्योंकि 5 यूनिट हमारा ओएस का सिलेबस ही ये फंक्शन है। ठीक है, तो उस समय तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। और मैं ये बोलूँगी कि उसको रटने में अपना समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, हमें तो सिर्फ टिक 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 करना है कि क्या 10 पॉइंट्स है हमारे पास फंक्शन के, एंड ये डेड श्योर है कि आरजीपीवी के पेपर में ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट यूनिट से। मैं बता दे रही हूँ, आरजीपीवी के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट यूनिट से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम आए हैं। एक तो ये फंक्शन, एक अगला टॉपिक हम टाइप्स ऑफ ओएस पढ़ने वाले हैं वो, एंड शॉर्ट नोट्स में कभी कभार सिस्टम कॉल्स आता है। तो ये जैसा मुझे लगेगा, मैं जैसे मैंने अभी बोला इसको वेरी आईएनपी लगाओ, दिमाग में रखिए। वेरी आईएनपी का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हम परीक्षा के समय सिर्फ वही पढ़ेंगे, हाँ हम उसको जरूर पढ़ेंगे। वेरी आईएनपी का मतलब ये है, कभी कभार हम कुछ टॉपिक्स को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जिनको स्ट्रिक्टली मैंने आईएनपी वेरी आईएनपी लगवा रही हूँ बोलते बोलते, उनको तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो टॉपिक कठिन हो और चाहे वो सरल हो, पढ़ना है। बस इतना ध्यान रखना है कि मैंने बोला है तो उसको हम परीक्षा के समय जरूर पढ़ के जाए। ठीक है, तो हम एक फटाफट रिकैप करते हैं छोटा छोटा सा कि जो हमने फंक्शन लिखे हैं। पहला फंक्शन हमने यूजर इंटरफेस लिखा है, तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि भाई हमारे और मशीन के बीच में ये मीडिएटर है जो हमारे पूरे फंक्शन को परफॉर्म करवाएगा, और फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो सिस्टम कॉल्स जनरेट करता है। अब मैंने एक फंक्शन लास्ट में लिखवाया है कमांड इंटरप्रिटेशन लिखवाया है, मतलब यूजर ने जो कमांड दी उसको समझ के उसको इंटरप्रेट करना। वही तो मैंने सिस्टम कॉल बताया, तुमने जो दिया, तुमने बोला मैं टाइपिंग करना चाहता हूँ, सिस्टम कॉल जनरेट हुआ, राइट, मेरे दी हुई कमांड को उसने इंटरप्रेट कर दिया और क्या बना दिया, एक सिस्टम कॉल, और वो सिस्टम कॉल उसने कर्नल को दे दी। ठीक है, मैंने बोला सेव, मैं फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ सेविंग का, उसने सिस्टम कॉल जनरेट किया सेव और उसने कर्नल को पहुंचा दिया। ठीक है, तो जो एक फंक्शन मैंने और लिखवाया है कमांड इंटरप्रिटेशन, दैट मींस कि यूजर जो कमांड दे रहा है उसको इंटरप्रेट करके उसको कर्नल तक पहुंचाना। ठीक है, द नेक्स्ट वन प्रोग्राम क्रिएशन एंड प्रोग्राम डीबगिंग। मैंने ऑलरेडी बोला सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था। एक तुमने बताया ओएस, एक तुमने बताया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। प्रोग्राम को क्रिएट करना, डीबग करना, इसमें कौन हमारी हेल्प करता है, कंपाइलर या जो भी तुम ट्रांसलेटर यूज कर रहे हो, तो उनकी पूरी फंक्शनैलिटी को जो कंट्रोलिंग का काम करता है वो पूरा ओएस के पास होता है, क्योंकि वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, मैडम आप बोल रहे हैं बार बार कि ये ओएस हैंडल करेगा, पर कैसे? कैसे के लिए थोड़ी सी तसल्ली रखो, धीरे धीरे जैसे हम आगे कोप अप करेंगे आपको ये कैसे के आंसर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन एंड इट इज द प्रोसेस मैनेजमेंट। मुझे एक सिंपल शब्द में प्रोसेस क्या होता है, तुमको मैंने बोला प्रोसेस को डिफाइन करो, तुम क्या डिफाइन करो? मुझे टेक्निकली नहीं चाहिए, मुझे सिंपल
शब्दों में प्रोसेस कैसे डिफाइन करोगे? प्रोसेस को डिफाइन कर दो तो उसका मैनेजमेंट तुम्हें इजीली समझ में आएगा। प्रोसेस, हाँ, कुछ काम कैसे करना है, हमें तो काम कैसे करना है पता ही नहीं, पर हम करना है। हाँ, नहीं करना मुझे स्टेप बाय स्टेप। अपन अभी टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं तुम लोग यहाँ बोर्ड की तरफ देख रहे हो, मैं तुमको सामने ना खड़े होकर पीछे खड़े होकर पढ़ाने लगी, पढ़ा तो नहीं, स्टेप फॉलो नहीं किया, आधे में छोड़ दिया तो वर्क नहीं होगा। मैंने तो बोला नहीं है मेरे पास। बोला जाता है कि खाना नीचे बैठ के पालती मार के अच्छे से हाथ धो के खाना चाहिए। अपन तो गए कॉलेज से घर, ऐसे ऐसे जूते उतारे, बैग ऐसे रखा, किचन पे गए, थाली उठाई और वहीं खाना चालू। पेट भर गया, परफेक्टली नहीं खाया मैंने, बता तो पेट भर गया। प्रोसेस मल्टीपल भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी कैसे भी करना, कम करना, रिक्वायरमेंट के अनुसार। ओके, जो करंट में हम काम कर रहे हैं दैट इज द प्रोसेस। हमेशा ये ध्यान, ठीक, टेक्निकल टर्म में मैं डिफाइन करती हूँ द प्रोग्राम और टास्क which is in execution condition that is called the process। execution यानी जो चल रहा है, ये क्लासरूम का सिनेरियो ले, अभी क्या प्रोसेस चल रही है? टीचिंग, करेक्ट, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, व्हाटएवर, लेकिन अभी करेक्ट सिनेरियो में जो टास्क चल रहा है, समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म होएगा कि नहीं कोई मतलब नहीं, काम तो चल रहा है, और जो काम चल रहा है वही हमेशा सिस्टम के टर्म में प्रोसेस होता है। द प्रोग्राम विच इज इन एग्जीक्यूशन कंडीशन दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस, ठीक है। अब एक बात समझो, प्रोसेस यानी कि इंग्लिश ग्रामर का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, am I right? I am listening, I am teaching, I am running, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हमारी रियल लाइफ में जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ये सबसे ज्यादा दुविधा वाला है। ऐसा क्यों बोला मैंने ऐसा? मैं जानबूझ के रियल लाइफ को ले रही हूँ, फिर हम इसको यहाँ पर रिलेट करें, मेरी बात समझ। हमारे पास 3 दिन है, एक आज का दिन जो बीत गया और जो कल आने वाला है। इन तीनों में तुम मैनेज किसको करते हो? बराबर आज के दिन तो चला गया तो उस दिन मैनेज ही नहीं कर पाए तो वो तो गया। जो कल आने वाला है उसको तुम आज प्लान करके रखोगे, समझ रहे हो मेरी बात को? क्या तुम उसको कल होने वाली चीज को आज मैनेज करोगे? नहीं। कल होने वाले को आज एग्जीक्यूट करोगे? नहीं। आज से 3 महीने बाद परीक्षा है, अबे परीक्षा आज थोड़ी ना देने लगेंगे अपन उसकी प्लानिंग करेंगे, अपन उसके लिए पढ़ाई करके रखेंगे, अपन टाइम टेबल बनाएंगे, कुछ व्हाटएवर हम कुछ ना कुछ करेंगे, उसको एग्जीक्यूट हम किस दिन करेंगे? आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब हमारी परीक्षा होने वाली है। हम डेली लाइफ के रूटीन में जो करंट चल रहा होता है, अभी बज रहे हैं 11:25, मैं तुम्हें समझा रही हूँ और तुम मुझे मैनेज कर रहे हो। कुछ बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कब बजेंगे 11:40, कुछ यहाँ है पर यहाँ नहीं है, वो कहीं और मैनेज कर रहे हैं। बात आ रही है समझ में? करंट जो इस समय चल रहा है, इसीलिए मैंने बोला हमेशा प्रोसेस को ध्यान रखने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ध्यान रखना, कभी नहीं। जो बीत गया तुम कुछ नहीं कर पाए तो कहानी खत्म हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते। हम आने वाले की प्लानिंग कर सकते हो, मैनेज हम जो करंटली चल रहा है वो, यही तो है सिस्टम में प्रोसेस, यानी क्या? जो करंट में टास्क चल रहा है ओएस उसको मैनेज करेगा। मैं यूजर हूँ, मेरे लैपटॉप पे मैंने 5 विंडो ओपन की है, मतलब 5 प्रोसेस मैंने
कॉन्करेंटली स्टार्ट कर दी है, ठीक। कोई ऑनलाइन मुझे कोड मिल गया है या कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिल गया है, मैंने उसका वहां से डाउनलोड लगा दिया, वो डाउनलोड हो रहा है, एक प्रोसेस मेरी वो हो गई। मैं यहाँ पाइथन पे प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, एक प्रोसेस मेरी ये है, पाइथन की प्रोग्रामिंग में कुछ कोड मुझे ग्लिच कर रहा है, उससे रिलेटेड मैंने गूगल कर दिया, तो मेरी तीसरी प्रोसेस हो गई। मेरे को तो मन है कि मैं व्हाट्सएप के लिए मुझे मोबाइल ओपन करना पड़ेगा, तो मैंने व्हाट्सएप भी अपने लैपटॉप पे ओपन कर दिया, वो चौथी प्रोसेस हो गई। रैम में 4 प्रोसेस आके खड़ी है, हमारा हम जो काम करेंगे ना मेमोरी के किस फंक्शन पे होंगे, रैम पे। सेकंड फंक्शन क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। ओएस किसको मैनेज करने का काम करता है पूरे टाइम, रैम, क्योंकि बच्चे रैम छोटा है साइज में और यूजर देर दनादन प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। सेकेंडरी तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो बोला गया भाई तू ये रख ले अपने पास, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तब मैं तेरे से ले लूंगा, अभी तू रख, तो वो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। दिक्कत है रैम की, मैनेज करना है। ये क्लासरूम मैं बोलती हूँ ये रैम है, कैसे रैम है, अब इसकी कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 200 बच्चा बैठेगा, अब बच्चा आते जा रहा है, बात समझना, तुम्हारी क्लास का 20 सेक्शन का बच्चा है, वो आते जा रहा है। बीइंग अ टीचर मैंने बोला मैं ओएस हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हारी इस सिटिंग को यहाँ पर मैनेज कर रही हूँ, और ये मैनेज मैं कब करूँगी, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, इस क्लास में बच्चा आते जा रहा है, बैठते जाओ बैठते जाओ बैठते जाओ बैठते जाओ। हम रैम को मैनेज कर रहे हैं, बच्चे को कहाँ बिठवाओगे, तुम्हें डेटा को मेमोरी पे कहीं ना कहीं रखना है, और मेमोरी तो बहुत छोटी है यार। तो ओएस इसी तरीके से जो यूजर टास्क परफॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस, उसको मैनेज करेगा। मेमोरी मैनेजमेंट उसको मैनेज करेगा। मेमोरी में हमेशा ध्यान रखना, रैम। दिमाग में क्वेश्चन उठता है, क्या हमेशा जितना यूजर का डेटा है, क्या उतनी ही साइज की मुझे रैम हमेशा मिलेगी, ऐसा हो सकता है? मेरा क्वेश्चन समझे, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे लैपटॉप में 8 GB की रैम है, ठीक, और जो मैं टास्क अभी करंटली परफॉर्म कर रही हूँ वो 10 GB का है, कैसे पॉसिबल होगा? क्या मुझे सिस्टम ऐसा कोई मैसेज वार्निंग देगा कि रैम पे जगह नहीं है, अपना काम आधा करो? कब दिया तुमने, कब ऐसा सिस्टम ने बोला? कभी तुमने फील किया ऐसा, कभी एक्सपीरियंस हुआ है? कब चलते कब हुआ ऐसा? रैम में प्रॉब्लम एक अलग चीज है, दोनों चीज को ना मिलाना नहीं। मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है, रैम का साइज छोटा है और यूजर के डेटा का साइज बड़ा है, तो क्या वो टास्क परफॉर्म नहीं होगा? तुमको सिस्टम ने ऐसा बोला कि भाई अपने काम को छोटा कर ले तुम? इसका आंसर मैं तुम्हें देती हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए थोड़ा सा कुछ नई चीज है। बच्चे से कभी सिस्टम अपने को नहीं बोलेगा, और ऐसा बहुत बार हमारे पास सीन होता है हमारे वर्किंग में कि जो रैम, जितना हमें रैम की रिक्वायरमेंट है उतना रैम हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होता, लेकिन हमें ये कभी पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे सिस्टम में एक वर्चुअल मेमोरी होती है। कभी सुना है इसके बारे में? एक वर्चुअल यानी क्या, मैं तुम्हें समझा दूँ। हार्ड डिस्क बहुत ह्यूज अमाउंट है, ठीक है, तुम्हें मालूम है हार्ड डिस्क का कुछ पोर्शन रैम की तरह काम करने लगता है, ये हमें नहीं पता चलता, लेकिन जो ओएस होता है ना, वो हार्ड डिस्क का कुछ पोर्शन कुछ समय के लिए रैम जैसा बिहेव करवाने लगता है। जैसे यूजर का टास्क खत्म होता है, वो उस एरिया को छोड़ देता है, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, जब हम थर्ड यूनिट मेमोरी मैनेजमेंट के पढ़ेंगे तब मैं तुमको बताऊँ। क्वेश्चन ये है, क्या ये हर बार होगा? नहीं, जब यूजर की डिमांड होती है तभी ये वर्चुअल मेमोरी का हम यूज करेंगे। इसको ऐसा समझो, हमारा घर है, ठीक, घर में 2 बेडरूम है, ठीक है, हम सोते कहाँ हैं? बेडरूम। अच्छे लोग जो है वो स्पेसिफिकली बेडरूम में सोते हैं, तो जिसका जहाँ मन होता है वो वहाँ सोता है। अब हमारे बेडरूम में, एक बेडरूम में 4 लोग के सोने की जगह, दूसरे बेडरूम में फॉर एग्जाम्पल 4 लोगों के सोने की जगह, कितने लोग सो सकते हैं? 8। बात समझते जाना, इसको ऐसा समझो, जो बेडरूम एरिया है वो रैम है, ठीक है, और हम जो यूजर जो टास्क परफॉर्म करता है, क्योंकि रैम एक्टिव मेमोरी लोकेशन है, तो जो बेडरूम से वो मेरे लिए रैम का काम है। अब मेरे घर में अचानक से 10 लोग आ जाते हैं, रुकने वाले हैं ना, नाइट स्टे करेंगे, हम क्या करेंगे? मना देंगे, मना कर देंगे कि हमारे इस बेडरूम में 4 लोग सो सकते हैं, इस बेडरूम में 4 लोग सो सकते हैं, और हम लोग खुद अपने घर में 6 लोग हैं, तुम 10 और आ गए तो घर में 16 लोग हो गए, और घर में 8 ही लोगों की सोने की जगह है,
क्या करते हैं हम? यस, हम हॉल में, हम घर का जो सबसे बड़ा कमरा होता है दैट इज अ हॉल, डाइनिंग रूम जिसको हम बोलते हैं, हम जो है ना उस हॉल में जितना फर्नीचर होता है वो एक कोने में यहाँ वहाँ वहाँ सब करते हैं, बढ़िया शानदार वहाँ गद्दियाँ बिछवाते हैं, मस्त सोते हैं। क्या ये हॉल बेडरूम में पूरे लाइफ टाइम कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, जैसे ही गेस्ट गए सारे फर्नीचर जगह पे आ गए और हॉल हॉल बन गया। यही तो मैंने समझाया, रैम का साइज छोटा है, डेटा बहुत आ गया, तो ओएस क्या करेगा? हार्ड डिस्क का एक पोर्शन रैम के जैसे यूज करने लगेगा। जैसे यूजर का टास्क खत्म हुआ वो उस एरिया को छोड़ देगा, हार्ड डिस्क वापस हार्ड डिस्क बन गई। हमें ये पता ही नहीं चलता, मेहमानों को पता नहीं चलता, वो तो अपने अपन अरेंज कर देते हैं और बढ़िया सो लेते हैं और निकल देते हैं। उसके बाद उन्हें क्या पता हम हॉल में क्या कर रहे हैं, हॉल में पेड़ उगा रहे हैं कि खाना खा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या करना उससे। आ रही है बात समझ में? ऐसा ही सिस्टम हमारे पास हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी है, उसको वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। वर्चुअल क्यों? वर्चुअल यानी क्या होता है? ख्वाबों की दुनिया, सब वर्चुअल वर्ल्ड में हम सब जी रहे हैं, तुम भी और मैं भी, वो वर्चुअल वर्ल्ड है। हमें पता ही नहीं चलता, हमें कभी नहीं पता चलता कि यार मेरे रैम में तो इतनी जगह ही नहीं है कि वो मेरे डेटा को हैंडल कर सके, बट बढ़िया हैंडल होता है, देयर इज नो इशू। हाँ, एक जगह हमें सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है और वो आता है, वो मैं तुम्हें समझाती हूँ। कभी कभार हम कोई सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं, देखो वो सॉफ्टवेयर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है रैम, देखा है तुमने कभी? जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, एक मैटलैब सॉफ्टवेयर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पीसी वाले उसको यूज करते हैं। वो मैटलैब सॉफ्टवेयर जब अपन इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसकी डिमांड ये होती है कि आपके पास एटलीस्ट जो रैम है वो 4 GB की होनी चाहिए, ठीक? और जैसे एडवांस वर्जन होता है 8 GB की, 16 GB की। अगर मेरे फॉर एग्जांपल उससे बोला अपनी रिक्वायरमेंट 8 GB की है और मेरे पास रैम कितने GB की है? 4 GB, वो इंस्टॉल ही नहीं होगा, वो आधे में इंस्टॉल होके खत्म हो जाएगा और देन फिर वो मैसेज देता है कि ये इंस्टॉलेशन पूरा नहीं हो पाया क्योंकि आपके पास उतना रैम एरिया नहीं है। एक क्वेश्चन आना चाहिए था तुम्हारी तरफ से कि मैडम अगर वो इंस्टॉल हो रहा है तो वो तो सी ड्राइव में जाके इंस्टॉल होगा, मतलब कहाँ होगा? सेकेंडरी स्टोरेज में। तो इसका रैम का कंसर्न क्या? दिमाग मेरा प्रश्न समझे, जो मैंने इसके पहले लाइन समझाई वो समझे। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको जब इंस्टॉल करने के लिए 8 GB रैम की जरूरत है। मेरे सिस्टम में जो रैम लगी हुई है वो 4 GB, ठीक है? तो मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, वो इंस्टॉल होना चालू हो गया, लेकिन एक समय बाद ना वो रुक गया और उसने ये बोला कि भाई तेरे पास तो रैम 4 GB की और इसको 8 GB की जरूरत है, तो ये जो है इंस्टॉल नहीं होगा। अब दिमाग में क्लिक ये हुआ कि यार ये तो इंस्टॉल होगा सी ड्राइव में, यानी कहाँ होगा? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क टेराबाइट में है मेरे पास, तो 8 GB मांग रहा है, तो क्यों इंस्टॉल नहीं हुआ? नहीं, तो मेरा तो प्रश्न वही है ना यार, आप जब उसको इंस्टॉल कर रहे हो आप कहाँ करोगे बेटे? सी ड्राइव। और डेफिनेटली प्रोग्राम जहाँ सिस्टम की ड्राइव हो वहाँ इंस्टॉल होगा। ड्राइव यानी वो हार्ड डिस्क का एरिया है, टेराबाइट में है वो, उसको तो 8 GB तो उसके लिए बहुत फालतू है, तो ऐसे इंस्टॉल कर देगा, लेकिन इंस्टॉलेशन रुक गया, इंस्टॉल हुआ नहीं या पूरी तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ। रीजन इज व्हाट? सोचें। रैम तो सोते जागते नींद में आना चालू हो जानी चाहिए तुम लोगों को, ये ध्यान रखना। अगर ओएस बहुत अच्छे से और बहुत बेसिक तरीके से समझना है, हाँ मत जा वर्चुअल में, मत जा वर्चुअल। मैंने तुमको एक सिंपल सा समझा दिया था, अभी बिल्कुल वर्चुअल को टच मत कर। तो मुझे सिंपल सा आंसर दे क्यों? जब मेरे पास लैपटॉप पे टेराबाइट में मेरी हार्ड डिस्क है तो सॉफ्टवेयर 8 GB का है, अब वो रैम से क्यों कंसर्न रख रहा है? कर दिया, हाँ इसका सिंपल सा आंसर है बच्चे, हम जब कभी भी कोई स्क्रीन ओपन करते हैं तो हम मेमोरी के किस एरिया में आते हैं? रैम कितने GB की है?
मैंने मैटलैब का सॉफ्टवेयर ओपन किया, कितनी जीबी रैम चाहिए, कैसे चले? आगे बात समझ में, मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला भाई, इंस्टॉल उसको सेकेंडरी में होना है, लेकिन जब मैं उसको रन करने के लिए आऊंगी, आज मैंने बोला कि मुझे मैटलैब पे कोडिंग करनी है, मैं मैटलैब की विंडो ओपन करूंगी ना, जैसे मैंने वो विंडो ओपन की, उसको 8 जीबी रैम चाहिए वो सॉफ्टवेयर पूरा रन करने के लिए। वो तो बोलेगा कि तुम मुझे रख तो लोगे, पर तुम चलाओगे कैसे मुझे, तुम्हारे पास इतना रैम ही नहीं है, इसलिए ही वो इंस्टॉल नहीं होता। दिमाग पे जोर देंगे, सेकेंडरी में वो सेव हो जाएगा, लेकिन जब तुम उसको यूज करने पे आओगे, तो यूज करने के लिए तो 8 जीबी रैम चाहिए, तुम्हारे पास 4 जीबी है, वो तो पूरी तरीके से तुम्हारी स्क्रीन पे, मतलब जो उसको पूरा जो सपोर्टिंग फाइल्स है वो तक तुम्हारे रैम पे नहीं आ पाएगी, वो चलेगा कैसे? बात आई समझ में? इसलिए ही एक बात ध्यान रखना, जब फोन खरीदने के लिए जाते हैं, जान लेते हैं वो दुकानदार की, भैया रैम कितने का, भैया बताओ इसमें कितना स्टोरेज है, क्यों रैम की क्यों बात करते हो भाई? जब हम फोन पे काम कर रहे हैं, हम रैम पे आ रहे हैं, आ रही है बात समझ में? यही कारण है रैम ये बहुत ज्यादा अपने लिए कंसर्न रखेगा पूरे टाइम, क्योंकि आप सिस्टम पे हो तो आप रैम पे हो, बिल्कुल बिल्कुल सेकेंडरी भूल जाओ, सेकेंडरी अथाह है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही है बात? मुंबई शहर में चले जाओ, वहां पर पूरा अरब सागर है, लेकिन हमें तो पीने के पानी की जरूरत है, और वो है रैम, और वही नहीं मिलता लोगों को, तो है सेकेंडरी। अब वो जो है उसको तुम फिल्टर कराओ, कुछ कराओ और लोगों तक पहुंचाओ, तो रैम ये हमारे कंसर्न का होना चाहिए, और ओएस के कंसर्न का भी वही होता है, ठीक है? इसलिए हमेशा जब कभी भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, वो कभी हार्ड डिस्क की बात करता ही नहीं है। कुछ मत करो, गूगल करो, कोई सॉफ्टवेयर उठाओ, उसकी रिक्वायरमेंट देखो सिस्टम की, वो तुम्हें रैम की रिक्वायरमेंट बताएगा, वो कभी नहीं बोलेगा तुम्हारे हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट इतनी है। बोलो, मैं तो अभी बोल रही हूँ, मेरी क्लास खत्म होने के बाद लंच में देखना, वो हर जगह तुमसे रैम की रिक्वायरमेंट बोलेगा, बिकॉज जब तुम उस सॉफ्टवेयर को रन करोगे, उतनी रैम तुम्हारे सिस्टम पे होनी चाहिए, ताकि वो पूरा सॉफ्टवेयर मेमोरी पे आ जाए, एंड देन जो तुम काम करना चाह रहे हो तुम उस काम को कर सको। आगे बात समझ में? तो ये कैसे मैनेजमेंट होगा, क्या होगा, यही सब हम इसमें पढ़ेंगे। मैंने फाइल के बारे में बताया, हम जितने भी अपना डेटा सेव करते हैं, हम डेटा में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, वो फाइल कैसे मैनेज होएगी, कैसे हमने एक बार मन किया डेस्कटॉप की फाइल खोली, फिर हमारा मन किया हमने डाउनलोड की फाइल खोली, फिर हमारा मन हुआ हम डी ड्राइव पे चले गए, माय डॉक्यूमेंट में चले गए, तो ये जो हमारी मूविंग है, ये सारी मूविंग जो है ये ओएस उसको मैनेज करेगा, ठीक है? कैसे करेगा, क्या है, ये भी हम न्यूमेरिकल्स रहेंगे हमारे पास, हम उसके थ्रू करेंगे। जितनी डिवाइसेस लगी हुई हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, जितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस कैसे वर्किंग करती हैं, उनके ड्राइवर कैसे वर्किंग करेंगे, ये सारी चीजें जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ये आपके पास जो है वो ओएस प्रोवाइड करता है, ठीक है? ओके, कल की क्लास से हम जो स्टार्ट करेंगे वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे। कल कौन सा डे है अपना?